मैथ विद उज्जवल सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। आज का डे 2 है और हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, जिसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और माइंड बाउल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए अपने रिवीजन के लिए। और मैं बता दूं कि आपका जो है मॉक टेस्ट इसी चैनल पे स्टार्ट होने वाला है। मॉक टेस्ट की टाइमिंग होगी दोपहर 2 बजे जो है आपका मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा और रात के 9 बजे जो है सोल्यूशन इसका इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। और ये जो मॉक टेस्ट अभी आपको कराया जाएगा, ये 2016 का जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे। तकरीबन 20-25 जो है वीडियोस ऑलरेडी मैं इनके प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने में भी आराम रहेगा। मैं पहले आपको मॉक टेस्ट जो है 2 बजे अपलोड कर दूंगा और फिर उसके बाद जो है आप 9 बजे के आसपास जो है इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद 9 बजे उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो है इंप्रूवमेंट किस लेवल तक है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर की क्लास की जो टाइमिंग होगी वो होगी आपके 12 बजे। तो ये अल्टरनेट डेज पे मिलेगी, आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेगी। मतलब एक दिन मिलेगी फिर उसके दूसरे दिन मिलेगी। और जिस दिन आपका इंग्लिश ग्रामर का क्लास होगा उस दिन आपका मॉक टेस्ट नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीज अल्टरनेटिव डेज पे रहेगी। तो मॉक टेस्ट आपका अल्टरनेटिव डेज पे रहेगा और ये मॉक टेस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का है, ये फुल मॉक टेस्ट नहीं है। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का है, आपको सिर्फ इस पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैथ का जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराना है वो सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। उसकी भी टाइमिंग जल्द हम अनाउंस करेंगे। अभी आप जो है इंग्लिश पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट होता है आप सभी का इंग्लिश ही होता है। इंग्लिश में ही आपके स्कोर खराब होते हैं, 20, 22, 25 इस तरीके से रहते हैं। तो चलिए बगैर देर करते हुए जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। चलिए आज समझते हैं बाई एंड इन के यूज को। इसमें कभी कभी डाउट रहता है, बहुत थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम सिटिंग इन द कार। ठीक है, तो मैं कार के अंदर हूँ। इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और एक ये तरीके से सेंटेंस आता है, आई एम गोइंग इन कार। आई एम गोइंग इन कार नहीं होता है, आई एम गोइंग बाई कार होता है। एक स्टूडेंट ने और थोड़ा सा वो किया था, जब मैं बाई और विथ में डिफरेंस बता रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि विथ इस्तेमाल होता है जब भी हम इक्विपमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो इक्विपमेंट का मतलब वहां पे मैंने एक सेंटेंस दिया था, आई गो टू स्कूल बाई बस। तो स्टूडेंट ने पूछा था कि बस के पहले सर बाई क्यों लगाएंगे, यहाँ विथ क्यों नहीं लगाएंगे। समझिए कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्रीपोजिशन बाई। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं किसी चीज से, तो वहां पे हम बाई लगाते हैं जब ये वर्ब आता है, गो, कम, ट्रेवल एंड अराइव। अगर ये वर्ब आए तो उसके साथ हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाई इस्तेमाल करते हैं। तो आई गो टू स्कूल, तो गो आया है इसलिए इस्तेमाल किया गया था। आई एम गोइंग बाई कार, इसलिए यहाँ पे बाई का इस्तेमाल किया गया है। और एक और चीज जो क्वेश्चन में अक्सर करके आता रहता है एग्जाम पेपर में, ये वाला क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे आता है। क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया था मेरे सेट में। ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ऑप्शन में दिया हुआ था आई एम गोइंग ऑन फुट, बाई फुट। वहां पे सेंस बन रहा था कि हम पैदल चलने का, तो ऑन फुट लगाना था मुझे और मैं वहां पे बाई फुट लगा गया था। तो ये गलत होता है। 2015 में मुझे ये नॉलेज नहीं था। तो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। तो ऑन फुट में ऑन के बदले बाई मत लगाइएगा। आई गो टू सीजीएल कोचिंग ऑन फुट, इसका मतलब ये होता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ। पैदल के सेंस में, पैदल यात्रा करने के सेंस में ऑन फुट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और चीजें हैं इन, ऑन एंड एट को लेके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन इस पे से बनते हैं। जैसे मंथ और ईयर के पहले हम क्या इस्तेमाल करें, डे एंड डेट के पहले क्या इस्तेमाल करें। अगर एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, तो इसके पहले क्या इस्तेमाल करें। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। डे एंड डेट के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। मंथ एंड ईयर के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई रीच दिल्ली 7 o'clock, 7 o'clock क्या है आपका एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप एट 7 o'clock। मे आपका क्या है, मे आपका मंथ है, तो यहाँ पे लगाएंगे इन मे। मंडे डेट है, ऑन मंडे। 2005 क्या है आपका ईयर, इन 2005। 7 सितंबर ये आपका क्या है डेट, ऑन 7 सितंबर। तो ध्यान रखिएगा कि मंथ और ईयर के पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं, डे डेट के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। डॉन, डस्क, डेब्रिक,
सनराइज, नून, सनसेट, नाइट एंड मिडनाइट, इनके पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वर्ड्स, इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, इनके पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इनके पहले डे या डेट दिया हो, डे या डेट कुछ मेंशन हो पहले या बाद में या इनके साथ, मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर डे या डेट मेंशन हो तो हम लगाते हैं ऑन इनके पहले। जैसे संडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे संडे आपका जो है डे मेंशन है तो ऑन संडे मॉर्निंग लिखेंगे। ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकेंड, यहाँ मे द सेकेंड साथ में आया हुआ है तो इवनिंग के पहले हम ऑन लगाएंगे, इन नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग इवनिंग के पहले हम जनरली इन लगाते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर इसके साथ में डे या फिर डेट मेंशन हो तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ वर्ड हैं, टुडे, टुमारो, स्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow morning, tomorrow evening, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये कभी भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेते हैं। इनको यूज किया जाता है विदाउट प्रीपोजिशन। तो इन पे बेस कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा और रिटेन करना पड़ेगा कि टुडे, टुमारो, yesterday, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow morning, tomorrow evening, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। जैसे सेंटेंस इस तरह से आता है, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, कभी भी ऑन इसके साथ में नहीं लगाते, ऑन लगाना गलत होता है। ही विल गो देयर टुमारो। दे अराइव हियर ऑन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट के पहले हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इन वर्ड्स के पहले नहीं यूज करते हैं। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे कि किन वर्ड के पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ये सब डे से रिलेटेड है कि डे का कौन सा शिफ्ट है, जैसे आज का दिन, कल का दिन, और आने वाला दिन, नेक्स्ट डे। अब स्टार्ट इवनिंग, कल की शाम, आज की शाम, तो इस तरीके का वर्ड होता है। ठीक है, इनके पहले हम कभी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ और छोटे छोटे प्रीपोजिशन होते हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। जैसे बाई, बाई का यूज जब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के सेंस में कर रहे होते हैं तब हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाई का यूज जब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के सेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी शेल हैव फिनिश द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि महीने के अंत तक, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है कि महीने के अंत तक, तो पीरियड की बात नहीं हो रही है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाई का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, कि महीने के अंत तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। अप एंड अप टू, अप का मतलब होता है ऊपर, एंड अप टू का मतलब होता है एक लिमिट तक, ऊपर, सर्टन। तो यहाँ पे एक लिमिट लगी रहती है, टू ए सर्टन एक्सटेंट तक। एलोंग, एलोंग का मतलब होता है कि जैसे ये लाइन है, फिर एलोंग, इसी लाइन में अगर हम चल रहे हों या इस लाइन की कोई बात कर रहे हों तब हम वहां पे एलोंग का इस्तेमाल करते हैं। एलोंग विथ का मतलब होता है साथ, साथ में, किसी पर्सन के किसी काम में, तो एलोंग विथ का वहां पे इस्तेमाल होता है। एलोंग विथ का जब सेंस होता है तो साथ में निकलता है। अंगेज के कई सारे मीनिंग होते हैं, कई सारी मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो अंगेज इस्तेमाल होता है विरोध, जब हम किसी चीज के अंगेज में होते हैं, विरोध में होते हैं। हॉस्टिलिटी, हम हॉस्टाइल होते हैं, किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे होते हैं। एक होता है जब हम किसी का सपोर्ट ले रहे होते हैं, जैसे वॉल वगैरह का या रेलिंग वगैरह का सपोर्ट लेके खड़े होते हैं, तो वहां पे भी हम अंगेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेलिंग और वॉल के सहारे खड़े होने का सेंटेंस है ये अक्सर करके जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ऑन टू, ऑन टू, ऑन, जैसे है ऑन होता है किसी चीज के ऊपर, जब इस पर रनिंग कोई बात की जा रही हो तो ऑन टू वहां के सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, मैं वर्बली आपको इसको बताता हूँ। ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, वो अपने घोड़े पे उछल के बैठा और चला गया। तो यहाँ पे रनिंग है लेकिन वो उस पे जाके बैठा, कांटेक्ट में बैठा, तो इस सेंस में ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। विथ का मतलब होता है साथ, बियॉन्ड का मतलब होता है परे। एक और वर्ड होता है अबाउट, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन अबाउट भी आता है। फॉर, अबाउट के विषय में डिटेल में पढ़ते हैं अभी।
फॉर की बात करें, फॉर इस्तेमाल होता है गोल के लिए या फिर डेस्टिनेशन के लिए। टू का भी इस्तेमाल होता है गोल और डेस्टिनेशन के लिए। तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि टू और फॉर में, कि गोल और डेस्टिनेशन का। आगे चल के जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें टू और फॉर को और क्लियर करेंगे हम आपको। अब बात करें अबाउट की। अबाउट का जो सबसे ज्यादा जो आता है एग्जाम्पल जो एग्जाम में, वो जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली किसी चीज को, तो अप्रोक्सीमेट के सेंस में अबाउट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में है, इट इज अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, कि यह तकरीबन 100 किलोमीटर है। तो अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अबाउट के कुछ और यूज होते हैं। अबाउट प्लस इन्फिनिटिव इंडिकेट इंटेंशन टू डू एक्शन। अबाउट के साथ जब इन्फिनिटिव आता है, जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, इसका मतलब यह है कि अबाउट प्लस इन्फिनिटिव ये किसी काम को करने का इंटेंशन शो कर रहा होता है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, मैं एक नया लेसन स्टार्ट करने वाला हूं, सेंस ये निकल रहा है। और इसी सेंस के लिए कुछ और चीजें भी इस्तेमाल होती है। अबाउट प्लस टू प्लस वी वन, गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी प्लस टू प्लस वी वन, मतलब बी के साथ वी आपका इज आर एम है, और उसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएं, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपकी इन्फिनिटी एक तरह से हो जाती है। तो बी के साथ जब ये लगाते हैं तो इन सब का मतलब वही होता है कि जब हम कोई एक्शन कोई काम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो ये इंटेंशन शो कर रहा होता है। लाइक जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, तो गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, ये दूसरा सेंटेंस है। इसके बाद नाउ द मिनिस्टर इज टू डिलीवर, जहां पे इज टू है तो इज टू का मतलब वो क्या हो गया कि बस स्पीच स्टार्ट करने वाला है। नाउ द मिनिस्टर इज टू डिलीवर ए स्पीच, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। सेंटेंस वन है, ये सेंटेंस टू है, यहाँ पे नाउ रहेगा, ठीक है। गोइंग टू स्टार्ट, यहाँ पे गोइंग प्लस टू प्लस स्टार्ट, ये इंटेंशन दिखा रहा है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, मैं नया लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ। नाउ द मिनिस्टर इज टू डिलीवर ए स्पीच, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सारे के सारे जो है अबाउट प्लस इन्फिनिटिव, अबाउट प्लस टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ये आपका इन्फिनिटी हो गया। गोइंग के साथ अगर इन्फिनिटिव लगाई जाए, बी के साथ अगर इन्फिनिटी लगाई जाए, तो इन सब का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, वो होता है कि कोई काम हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं प्रीपोजिशन को लेके। जैसे ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर आपका प्रोनाउन है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जिसके साथ थोड़ा सा चीज वेरी करती है, वो है देन को लेके, कि देन के बाद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों आता है, डिपेंड करता है। अगर कंपैरिजन देन कंपैरिजन करता है, देन अगर सब्जेक्टिव का कंपैरिजन कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, देन अगर ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन कर रहा है देन ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, यहाँ ऑन आपका प्रीपोजिशन है तो इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस, सी रिलाइज ऑन मी ऑब्जेक्टिव केस। कुछ और रूल्स है, अगर सेंटेंस में आपके कुछ वर्ड ऐसे आए हैं जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीपोजिशन चार्ट में पढ़ाया है, तो अगर कोई वर्ड किसी प्रीपोजिशन को लेता ही है और दो वर्ड हैं, तो आपको जरूरी है कि दोनों वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगाएं, ना कि एक वर्ड के साथ। जैसे यहाँ पे सी इज कॉन्सियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हर वर्क, यहाँ पे कॉन्सियस आपका ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, इंगेज्ड आपका इन प्रीपोजिशन लेता है। तो सेंटेंस में आपको दोनों जगह प्रीपोजिशन मेंशन करने की जरूरत है। आप ऐसे मत सेंटेंस लिखिएगा कि सी इज कॉन्सियस एंड इंगेज्ड इन हर वर्क, ये सेंटेंस गलत होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है कि एक जगह प्रीपोजिशन हटा देता है वो। आई वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विथ, तो सरप्राइज के साथ एट लगता है, प्लीज के साथ विथ लगता है, तो दोनों जगह आपको प्रीपोजिशन मेंशन करना जरूरी है। जैसे सेंटेंस में देखिए एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ये ऐसे आया था, ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, सीनियर के साथ टू लगता है तो आपको यहाँ पे टू मेंशन करने की जरूरत है, ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। और यहाँ पे सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन किया है इसलिए आई लगाया है, मी नहीं लगाया है। हिज वॉच इज डिफरेंट एंड चीपर, हिज वॉच इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, डिफरेंट यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, डिफरेंट हमेशा फ्रॉम लेता है प्रीपोजिशन, तो हिज वॉच इज डिफरेंट फ्रॉम
एंड चीपर देन माइन। और यहाँ पे देखिए अब ऑब्जेक्टिव केस है, देन माइन आया हुआ है, ठीक है। सी इज यंगर एंड टॉलर देन हर ब्रदर। यहाँ पे यंगर एंड टॉलर दोनों देन लेता है, तो आपको यंगर के पहले देन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस को आप नोट करके लिख लीजिएगा ताकि समझ लीजिएगा कि दोनों प्रीपोजिशन को देन की जरूरत है, तो एक जगह लगा है देन सफिशिएंट है, दोनों जगह देन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल समझते हैं। टू इज फॉलोड बाई V1 इन केस ऑफ इन्फिनेटिव। आपको पता है कि टू अगर इन्फिनिटी की बात करें तो टू प्लस वर्ब लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। बट वेन इट इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन, ये इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब इन्फिनिटी होता है आपका, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी की तरह इस्तेमाल हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब टू प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अगर प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, और ऑलमोस्ट लगभग सभी प्रीपोजिशन के बाद आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे सेंटेंस इस एग्जांपल से समझिए, ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज बॉस। यहाँ पे अफ्रेड टू या आपका क्या है, इन्फिनिटी। ही इज ये आपका वर्ब है, ठीक है। अफ्रेड टू आपका इन्फिनिटी है, ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज बॉस। और नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, ही इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, ठीक है। आउट आफ्टर सनसेट, ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। तो जो भी आपका प्रीपोजिशन होता है उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे कुछ फ्रेज है, बी यूज्ड टू, एकोमोस्टेटेड टू, एवर्स टू, विथ ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू। यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये 2016 में टीयर 1 में क्वेश्चन आया था लुक फॉरवर्ड टू पे। तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की इन फ्रेजेस के साथ। बी यूज टू, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, prone to। तो ध्यान रखिएगा यह फ्रेज आपको याद करना पड़ेगा कि इन फ्रेज के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन, ये एग्जाम का सेंटेंस है, टीयर 1 का एग्जैक्टली सेम सेंटेंस आया था। तो ये फ्रेजेस आपको याद रखने की जरूरत है। इन फ्रेजेस के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइएगा। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर होम। होम के पहले कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज यूज्ड, अगर ये वर्ब जैसे ब्रिंग, गो, कम, अराइव, रीच एंड गेट, ब्रिंग, गो, कम, अराइव, रीच एंड गेट, अगर ये वर्ब इस्तेमाल हुए हो सेंटेंस में तो होम के पहले हम कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई वेंट होम बाई कार, वेंट आपका गो का सेकंड फॉर्म है। आई वेंट होम बाई कार, यहाँ पे जो बाई लगा है वो गलत है। आई वेंट, सॉरी बाई कार सही है। आई वेंट होम यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगा है, सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन आई वेंट टू होम, आई वेंट टू होम बाई कार, देन ये गलत हो जाएगा। तो कोई भी प्रीपोजिशन होम के पहले नहीं लगाएंगे जब ये वर्ब आएगा, ब्रिंग, गो, कम, अराइव, रीच एंड गेट। लेकिन अगर होम के पहले कोई पॉजिटिव केस आ जाए, जैसे पॉजिटिव एग्जेक्टिव आ जाए या फिर नाउन का एपोस्ट्रोफी फॉर्म आ जाए जिसमें वो अधिकार दिखा रहा हो कि ये घर किसी का है, तो अगर किसी का घर है ऐसा सेंस दिखाई दे रहा हो तब आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हो। इफ पॉजिटिव एग्जेक्टिव और ए नाउन विद एन एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड बिफोर होम, टू इज यूज्ड, तो प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, टू इज यूज्ड बिफोर होम। और जब अगर अराइव एंड रीच रहे तो यूज नहीं करते हैं। अराइव और रीच के अलावा कुछ और वर्ब आए देन हम यूज करते हैं होम के पहले टू का। आई वेंट टू हिज होम, सेंटेंस 1 है ये, इसके बाद सेंटेंस दूसरा है, आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स हाउस, राम्स होम। तो यहाँ पे आई वेंट टू हिज होम, यहाँ पे हिज लगा है आपका, इसलिए टू इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पोजीशन दिखा रहा है किसी का घर है। आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स होम, यहाँ पे राम के घर की बात हो रही, तो पोजीशन है, मतलब ये पता चल रहा है कि किसका घर है।
तो जब पोजीशन हो होम के साथ, अधिकार हो किसी का, आपको पता चल रहा हो किसका घर हो, तब हम लगाते हैं प्रीपोजिशन टू होम के पहले। अदरवाइज होम के पहले हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो ये दो बातें याद रखिएगा कि जब भी पोजिटिव केस दिया हो, अधिकार आपको पता चल रहा होगा किसी का घर है, तो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये वर्ड है स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, ए कंपनी, कंसिडर, वायलेट, एक कंपनी ऐसा है, वायलेट, परवेड, प्रोसीड, सक्सीड, इनवेड, रजिस्ट, इंटर, इस्क्यू, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, रिजम्बल एंड रेडिक्यूल। ये सारे के सारे जो वर्ड है, इनके बाद हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये रूल्स पे पूछा जाता है। और ये तीन चार कॉमन सेंटेंस है जो अक्सर करके घूम घूम के आते हैं। मैंने ग्रीन मार्क इसलिए किया है क्योंकि आप इसे नोट डाउन कीजिए और याद कीजिएगा। जैसे सेंटेंस है, द टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। अब सेंटेंस में अगर आपको पता नहीं होगा कि इन वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप सेंटेंस करेक्ट नहीं कर पाओगे। द टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ द डिसिप्लिन इन लाइफ, यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन आपका नहीं होगा। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, आई हैव ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी होता है, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। ये चार के चारों एग्जाम के क्वेश्चन है। आई शैल डिस्कस अबाउट, डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा कि डिस्कस के साथ अबाउट लगा के देता है। आई शैल डिस्कस द प्रॉब्लम विथ यू। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी, ये सेकेंड पार्ट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, अबाउट नहीं लगेगा। तो डिस्क्राइब के साथ भी हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड हैं इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आप डेली इनको 1 मिनट 2 मिनट पढ़िए, तो 5-7 दिन लगातार पढ़ेंगे, आपको मेमोराइज हो जाएगा। टू, टू इज यूज्ड आफ्टर सी, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, प्रे, डिस्क्राइब। ये जो वर्ड है सी, सजेस्ट, जैसे सी टू, सजेस्ट टू, प्रपोज टू, स्पीक टू, रिप्लाई टू, एक्सप्लेन टू, कंप्लेन टू, टॉक टू, लिसन टू, राइट टू, रिपोर्ट टू, प्रे टू, डिस्क्राइब टू। अगर इसके बाद हम किसी पर्सन की बात कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज अगर किसी पर्सन के साथ हम कर रहे हो, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आपका पर्सन हो, तब हम टू लगाते हैं। फिर हम लिखते हैं सी टू ए पर्सन, सजेस्ट टू ए पर्सन, प्रपोज टू ए पर्सन, स्पीक टू ए पर्सन, रिप्लाई टू ए पर्सन, एक्सप्लेन टू ए पर्सन, कंप्लेन टू ए पर्सन, टॉक टू ए पर्सन, लिसन टू ए पर्सन, राइट टू ए पर्सन, रिपोर्ट टू ए पर्सन, प्रे, डिस्क्राइब टू ए पर्सन। यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, सजेस्टेड टू हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। सी सैड टू मी, पर्सन की बात कर रहे हैं। ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, पर्सन की बात कर रहे हैं। तो जब हम पर्सन की बात करेंगे तो इन वर्ड्स के साथ हम टू लगाएंगे। जबकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आए, अगर ऑब्जेक्ट आए तो हम कभी भी प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधा सीधा उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये वर्ब हैं एडवाइज, टेल, आस्क, बिग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, थैंक, वेलकम, वार्न, फॉरबिड, ऑर्डर, रिमाइंड, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट। अब कई बार सेंटेंस में आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेटेड टू हिज सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद टू नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आई एडवाइज टू हिम टू गो, आई एडवाइज हिम टू गो। कभी भी इन वर्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आपका आए तो हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करते, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये वर्ड भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन लगता नहीं है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट सीधा इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद अगर पर्सन अगर आपका ऑब्जेक्ट हो तो हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तीन चार है इसमें आपका काफी सारा वर्ड हो जाता है, तो इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे इसमें है आई इन्फॉर्म टू द पुलिस, आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, आई वॉज टोल्ड टू पोस्टपोन द मीटिंग। ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ इस केस में आपका जो है प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। आई वॉज टोल्ड टू पोस्टपोन द मीटिंग।
ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस आप जरूर याद कर लीजिएगा, इस सेंटेंस को याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये सेंटेंस आपके एग्जाम में दे दे, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स: direct object, indirect object. In the following cases, decided the preposition that follows the verb. Such verbs are furnish, interest, present, provide, supply, etc. कुछ ये वर्ड है जैसे furnish, interest, present, provide and supply। इनके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वो डिसाइड करते हैं कि क्या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ कॉमन वर्ड है: फर्नेस, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड एंड सप्लाई। इन पे कुछ गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। बस इसको समझिए, जैसे आई प्रोवाइड हिम मनी, ये सेंटेंस गलत है। आई प्रोवाइड हिम विथ मनी, आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से प्रोवाइड जो है प्रीपोजिशन लेता है। कि आई प्रोवाइडेड हिम विथ मनी, आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम। तो अगर मनी के साथ आपको प्रीपोजिशन इसके पहले लगाना है तो आपको विथ लगाना पड़ेगा, और पर्सन जब आ जाए तो उसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। तो बस यही वाला कॉमन सेंटेंस रहता है, ज्यादा इसके विषय में डिटेल में नहीं आता है, बट इस सेंटेंस को आप एक बार पढ़ के समझ लीजिए। इस पे बेस क्वेश्चन हो सकता है, ये वाले रिपीट करके पूछ दे, एक आध बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ओइंग टू एंड ड्यू टू, इसको लेके थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना रहता है। ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू। ओइंग टू या ड्यू टू इसका मतलब होता है कि ये रीजन रहता है, इस रीजन के सेंस में आता है। ओइंग टू मीन्स ड्यू टू, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। क्या है कि एक सेंटेंस जो होता है वो ओइंग टू से स्टार्ट होता है, ड्यू टू से नहीं। ऐसा कहा जाता था पहले, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि अब ओइंग टू भी ड्यू टू की जगह पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अगर अब आपको सेंटेंस के स्टार्ट में ड्यू टू मिले तो भी सेंटेंस सही होता है। ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, पहले ये सही नहीं माना जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ड्यू टू या फिर ओइंग टू कुछ भी हो सही रहता है। और ड्यू टू कम्स आफ्टर डिफरेंट फ्रॉम्स ऑफ बी। इज आर एम जो आपका वर्ब बी है, उसके बाद ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं, ओइंग टू का नहीं। ये थोड़ा सा और डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा इसका। द एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट वॉज ओइंग टू। ओइंग टू या ड्यू टू, यहाँ पे हम ड्यू टू लगाएंगे, वो ओइंग टू नहीं, क्योंकि आपका वर्ब यहाँ पे बी वॉज लगाया हुआ है। ठीक है, तो वर्ब जब आपका बी इस्तेमाल हो तो उसके बाद हम ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं, ओइंग टू का नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अगर सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में ओइंग टू दे दे, जैसे एसएससी एग्जाम में, तो कई बार ऐसे होता है कि एसएससी का अपना मन होता है, वो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से भी सोल्यूशन ले लेता है और मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से नहीं भी लेता है। तो अब ये एसएससी के मूड पे डिपेंड करता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। उतने टाइम आपका लक फैक्टर काम करता है कि ओइंग टू के एसएससी ने क्या लिया है, सही माना है या नहीं सही माना है। कि अगर ड्यू टू स्टार्ट में ले लिया है और हमने सेंटेंस को इनकरेक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर पार्ट को, और पता चला उसने सही ले लिया, तो ये भी एसएससी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक आध परसेंट कभी काल को होते हैं, ये हमेशा नहीं है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ हो, तो एग्जाम में जैसे हम 10 साल का जब पेपर करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन ये आया हुआ है, अगर वहां पे अगर उसको गलत लिया है तो हम उसको उसी तरह मेमोराइज करेंगे कि अच्छा इसने गलत लिया है, और एग्जाम में भी जाके हम उसी तरह प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे कुछ केसेस आपको मिलेंगे जब एसएससी डिफरेंट तरीके का मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से कभी सोल्यूशन ले लेता है, कभी मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से नहीं लेता है। कुछ और ये प्रीपोजिशन है जिनके मतलब आपको समझना चाहिए, जैसे एबव का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब नीचे होता है। कभी कभी एबव की बात होती है तो एक सर्टेन लिमिट की बात हो जाती है, एबव द प्राइस, एक लिमिट से ऊपर की बात की जा रही हो जब, तब उस सेंस में भी हम एबव का बात करते हैं। जस्ट उसके सेम अपोजिट बात कर रहे हो तो हम बिलो की बात करते हैं। ऑफ का कई सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम। लाइक ऑफ होता है, ये बिलोंगिंग बता रहा होता है। जैसे कि एक आता है अक्सर करके आपके एग्जाम में कि टेबल्स लेग, तो वहां पे टेबल्स लेग्स नहीं होता है, प्रोजेशन दिखाने के लिए वहां पे ये होता है कि द लेग ऑफ टेबल। तो एक ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है कि टेबल से लेग होगा या द लेग ऑफ टेबल होगा, तो वहां पे द लेग ऑफ टेबल होता है, टेबल से नहीं होता है। तो पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल होता है। और जो ओ डबल एफ है, ओ डबल एफ का मतलब होता है जब हम किसी चीज से फिजिकल सेपरेशन की बात कर रहे होते हैं, कि कोई चीज किसी चीज से अलग हो रहा होता है, फिजिकली अलग हो रहा होता है या अलग रख रहे होते हैं, तो वहां पे हम ओ डबल एफ का यूज करते हैं। कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, इन का यूज जो है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वहां पे और बेहतर तरीके से समझेंगे। बिहाइंड, बिहाइंड के दो सेंस होते हैं, एक तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। एक होता है रनिंग बिहाइंड द टाइम, एक होता है जैसे किसी चीज के पीछे, मान लो ये कर्टन है, इसके पीछे कोई चीज हो तब बिहाइंड उसके सेंस में आता है। एक होता है कि टाइम के सेंस में अगर पीछे हो
तब भी हम वहां पे बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, यहाँ पे सेंस ये है कि थीफ आगे जा रहा है, पुलिस पीछे जा रही है। सी हाइड बिहाइंड द कर्टन, वो कर्टन के पीछे छुपी हुई है। लेकिन इस सेंटेंस में द ट्रेन वॉज बिहाइंड टाइम, तो टाइम मान लो कि 6 बजे 7 बजे पहुंचना है और वो लेट चल रही है, वो अपने टाइम से लेट चल रही है, तो उस सेंस में भी बिहाइंड का इस्तेमाल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के रूल्स रहे जो मोस्टली लगभग 80% के आसपास कवर है। कुछ और रूल रह गए हैं 10%, जिनको हमेशा एक्सरसाइज में ज्यादा क्लियर होता है। तो अब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें जो कुछ रूल्स रह गए हैं, जैसे कि एक आता है कि ऑफ का यूज होगा या फ्रॉम का यूज होगा, समथिंग डाई ऑफ डिजीज, डाई फ्रॉम कैंसर। तो इस तरीके की कुछ चीजें आती हैं, वो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑफ लगाएंगे या फ्रॉम लगाएंगे। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे और प्रीपोजिशन है जिनपे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक्सरसाइज करते वक्त हम उनका बेहतर जो सेंस है वो समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पे लिया नहीं है, कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उनको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे डे 3 लेक्चर में। तो रिवाइज जरूर कीजिए डे 1 डे 2, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो तो उस बुक से अब आप प्रीपोजिशन के क्वेश्चन लगाना चालू कीजिए। अगले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जिससे आपको ग्रामर पे कमांड आपकी और तेजी से बने। अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।